Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash and starting environmental law. So environmental law ये UGC नेट में भी ऐड किया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है. इसको शुरू करते हैं. तो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ, यूएन कॉन्फ्रेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया. टोटल सिलेबस आपको कवर्ड मिलेगा 2 पार्ट्स में. ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा. पहला पार्ट पे फोकस करते हैं. मोस्टली चीज़ें इसमें ही कवर हो जाएंगी. तो हमेशा की तरह टारगेट ऑडियंस यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, एलएलबी स्टूडेंट्स एंड एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक इज मोस्ट वेलकम. तो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं. तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड and the interrelationship which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganism and property. तो इन्वायरमेंट की डेफिनीशन में ये सारी चीज़ें आती हैं और इन्वायरमेंट की डेफिनीशन ये जो दी गई है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से ली गई है, जो कि फोर्स में आया था 19 नवंबर 1986 को. और इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2A. तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पहला कब फोर्स में आया, ये डेट है 19 नवंबर 1986. किस सेक्शन में इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन किया गया है ये दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज A. और इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है. तो इन्वायरमेंट में वाटर है, एयर है, लैंड है, ह्यूमन बींग्स की रिलेशनशिप है, क्रिएचर्स से, प्लांट्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्रॉपर्टी से, और वाटर, एयर और लैंड की अपनी जो इंटर रिलेशनशिप है ये सब आपके इन्वायरमेंट में कवर होती है. अब आते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, एनवायरमेंट को सेक्शन 2 क्लॉज ए में और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफ़ाइन किया गया है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब उसमें दिया गया है द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट. ठीक, इन्वायरमेंट में किसी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट का होना होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो अब इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या होता है. इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी में, और ये बोलता है कि इट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस present in such concentration as may be or tend to be injurious to the environment. So any solid, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो भी आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है इतनी कंसेंट्रेशन में जो कि इंजूरियस हो सकता है या इंजूरियस हो इन्वायरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो ये 2 स्लाइड्स में हम लोगों ने 3 चीज़ें टोटल पढ़ ली हैं. पहला, इन्वायरमेंट किस में डिफाइंड है सेक्शन 2A में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिफाइंड सेक्शन 2C, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. अब आते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ. तो अभी हमने पढ़ा एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट लॉ अपने देश का क्या है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ. तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ, जिसको शॉर्ट पे IEL भी बोलते हैं, इट इज़ relation of attempt to control pollution and depletion of natural resources within the frameworks of sustainable development. तो इंटरनेशनल सिनेरियो पे जब भी बात होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप सीन में आ जाएगा. तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ एक अटेम्प्ट है पोल्यूशन को और नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से या डिप्लीट होने से, कम होने से बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिमाग में रख के चलने का. It is a branch of public international law which is a body of law created by states for states to govern problem arising between states. तो बेसिकली इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ ये एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की ब्रांच है जिसको बनाया गया है स्टेट्स के द्वारा, स्टेट्स के लिए, स्टेट्स की प्रॉब्लम जो हो रही है एनवायरनमेंट को लेके उसको सॉल्व करने के लिए. फिर IEL कवर्स टॉपिक सच एज pollution, biodiversity, climate change, ozone depletion,
toxic and hazardous substance, air, land and sea, and transboundary water pollution, conservation of marine resources and desertification and nuclear damages. तो IEL जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ है उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती है. Population, biodiversity, climate change, ozone depletion, toxic and hazardous substances, air, land, sea, transboundary water pollution, conservation of marine resources and desertification and nuclear damages. अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से LLB स्टूडेंट से अक्सर पूछा जाता है. बाकी आप लोग के लिए इसके जो पॉइंटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. अंदर की चीज़ें मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बताती चलूँगी क्योंकि इसको अलग अलग से एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम जाएगा. बट इफ़ यू पीपल वांट मी टू डू सो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर लेंगे. तो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ बेस्ड है? सबसे पहला प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दूसरा प्रिवेंशन प्रिंसिपल, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, चौथा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और पांचवा इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, छठा पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसा कि नाम बता रहा है ये प्रिवेंट करने को बोलता है कि चीज़ों को पहले ही प्रिवेंट कर लो क्योंकि बाद में अगर चीज़ें ख़राब हो गई तो उसको मैनेज करने में बहुत टाइम जाएगा. इससे अच्छा है कि पहले ही उसको प्रिवेंट करके चले. जो रियो डिक्लेरेशन है वो पोस्टुलेट करता है, रियो डिक्लेरेशन अभी आपको आगे बताएंगे, उसमें ये बोला गया है कि व्हेन सीरियस हार्म इज थ्रेटेंड पॉजिटिव एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी डिलेड अंटिल इररिफ्यूटेबल साइंटिफिक प्रूफ ऑफ हार्म इज अवेलेबल. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी प्रिकॉशन लेके चलें. प्रिवेंशन प्रिंसिपल नाम से बता रहा है कि प्रिवेंट कर सकें जितना उतना प्रिवेंट करना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे. चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि अपने लिए भी बचे और आगे की जनरेशन के लिए भी उनको कमी नहीं पड़नी चाहिए. फिर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ये बोलता है कि पॉल्यूटर को उसने जितनी डैमेजेस की हैं उसके लिए उसको लायबल होना चाहिए पे करने के लिए. ही विल हैव टू पे द कॉस्ट्स. इंटीग्रेशन प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जितने भी गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं उन सब में जो है इन्वायरमेंट का कुछ कुछ चीज़ होना चाहिए जिससे कि क्या होगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाएगा चीज़ों को. और हर एक जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एक क्लॉज होगा इन्वायरमेंट को लेके तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो होती रहेंगी. पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल जैसे नाम बता रहा है, पब्लिक टू पार्टिसिपेट एट लार्ज. अब आते हैं UN कॉन्फ्रेंसेस पे. तो इसको लेके जो UN कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ में दो फेजेस में बांट सकते हैं उसको. पहला है 1972 से 1992 और दूसरा है 1992 से ऑनवर्ड. अब 1972 से 1992 इसको मैंने ऐसे भी लिखा है कि स्टॉकहोल्म से लेके रियो तक. अभी हम लोगों ने रियो डिक्लेरेशन पढ़ा ना प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाला, तो स्टॉकहोल्म से चीज़ें चालू हुई हैं और रियो पे जाके 1992 में आई हैं. उसके बाद 1992 के बाद का ऑनवर्ड्स वो हम फेज़ 2 में देखते हैं. तो 1972 Stockholm Conference served as a catalyst for several environmental initiatives. It resulted in a declaration containing a series of normative environmental principles, a 109-point environmental action plan, and a resolution recommending institutional and financial implementation by United Nations. क्या हुआ 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई जिससे बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो चालू हुए. बेसिकली कैटलिस्ट बोला ना कि मतलब चीज़ें दिमाग में थी लेकिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स जो हैं दे केम इनटू बीइंग. क्या हुआ था, 109 पॉइंट जो है इन्वायरमेंटल एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं उसमें रखे गए और उनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है सामने लाया गया. रिज़ल्ट इनका ये हुआ कि द रिज़ल्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशंस वाज द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP जिसको बोलते हैं. इसको UN जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन एंड इट वाज बेस्ड इन नैरोबी. तो इसको UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के द्वारा पारित किया गया और इसको नैरोबी में बेस किया गया. UNEP प्लेज एन एक्टिव रोल इन कन्वेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स टू नेगोशिएट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़. तो UNEP जो है वो अभी भी मीटिंग्स को इनिशिएट करने का और ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ को नेगोशिएट करने का काम करती है.
अब 1972 के बाद आई वीना कन्वेंशन ऑफ 1985। तो 1985 वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। The very real and apparently imminent threat of depletion of ozone layer by commercially produced chemicals, principally chlorofluorocarbons, prompted the convening of conference in 1985 to negotiate the Vienna Convention। तो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है, स्टॉकहोल्म वाली 1972 में जो है नेगोशिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हुआ, UNEP बना, लेकिन वीना कन्वेंशन 1985 बेसिकली ओजोन लेयर के लिए बीइंग में आई, क्योंकि तब तक ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंच रहा था और एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने इस चीज़ को गौर किया। तो वीना कन्वेंशन 1985 का वो है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 भी ओजोन लेयर के लिए ही है, लेकिन वीना जो है उसने स्टार्ट किया था और मॉन्ट्रियल में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका led to the intense intergovernmental negotiations and resulted in Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer in 1897. The protocol called for a freeze on production and consumption of CFCs and halogens at 1986 levels, followed by a 50% reduction in CFC use by industrialized countries over a 10-year period. Developing countries were allowed to increase their CFC consumption for a period of 10 years. तो वीना कन्वेंशन में ये चीज़ सामने आई कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है और CFCs की वजह से डिप्लीट हो रहा है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये देखा गया कि हम CFCs का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं, और ये भी बोला गया कि 50% रिडक्शन हमें CFC में करना पड़ेगा। जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनको 10 साल का टाइम दिया गया और उनसे बोला गया कि आप कम से कम 50% रिडक्शन जो है वो CFCs में करिए। तो ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका जो है उसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जन्म दिया, जो कि 1987 का कॉल था। अब 1972 से बोला था 1992, तो 1992 में क्या हुआ? 1992 में हुआ अर्थ समिट। अर्थ समिट को ही हम लोग रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अभी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में मैंने रियो डिक्लेरेशन का नाम लिखा था, उसी को हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है रियो डिक्लेरेशन, और उसके नीचे ऑप्शंस में आ सकता है कि इसका दूसरा नाम या इसको किसी और नाम से जो बुलाते हैं वो होता है अर्थ समिट। इसका पूरा नाम है द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, often shortened to Rio Declaration, was a short document produced at 1992 United Nations Conference on Environment and Development, UNCD, informally known as the Earth Summit. The Rio Declaration consisted of 27 principles intended to guide countries in future sustainable development. It was signed by over 175 countries, and it includes formulations of the precautionary principle, that is principle number 15, and of the polluter pays principle, that is principle number 16. So principle number 16 है polluter pays principle, ठीक, नोटेड डाउन समवेयर। प्रिंसिपल नंबर 15 है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कभी कभी पूछा जा सकता है, यूजुअली नहीं पूछा जाता है बट स्टिल। और अर्थ समिट ऑल्सो नोन एज रियो डिक्लेरेशन। तो रियो डिक्लेरेशन में आपके जितने प्रिंसिपल हैं आप देख रहे हैं, सस्टेनेबल हो गया, प्रिकॉशनरी हो गया, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल होगा, ये सब आया, और इसमें 27 प्रिंसिपल्स जो है इंटेंड किए गए थे कंट्रीज़ को गाइड करने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये था 1972 से लेके 1992 तक का पूरा सिनेरियो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। अभी तक हम लोग इंटरनेशनल सिनेरियो पढ़ रहे थे, ठीक है, 1972 से 1992 तक का क्लियर हुआ। अब इंडिया में जो है इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में है, आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 48 क्लॉज ए में है, आर्टिकल 51 में है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है, आर्टिकल 253 में है, ठीक है। तो ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज भी कहीं कहीं मेंशन कर रखे हैं, जैसे ये देखिए खोदे डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसको देहरादून क्वारिंग केस भी कहते हैं। और
फिर आ जाते हैं आर्टिकल 253 में। आर्टिकल 253 में तो आपको पता ही है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो इट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, अग्रीमेंट और कन्वेंशन। तो इसका यूज़ करके जो है आर्टिकल 253 में इन्वायरमेंटल लॉ को लेके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ बना है। अब वापस आते हैं हम लोग 1972 से 1992 के बाद। Soon after Stockholm Conference, many acts were introduced. That is the Wildlife Act 1972, Water Act 1974, Air Act 1981. Within 5 years of Stockholm Declaration, the Constitution of India was amended to include protection and improvement of environment as constitutional mandate. The protection and improvement of the environment is now a fundamental duty under the Constitution Act of 1976. Government of India has set up a national committee on environment planning and कोऑर्डिनेशन। तो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल सिनेरियो में तो बदलाव आए ही आए, लेकिन भारत में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। भारत ने काफ़ी अमेंडमेंट किए और काफ़ी सारे एक्ट्स भी उससे पहले वो लेके आए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट था, वाटर एक्ट था, एयर एक्ट था। उसके बाद तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका आ ही गया था। सो Hakuna Matata. That means no worries. So no worries again. And this was all for today. So subscribe for more informational video, and yes, please press in the bell button, because the notifications, I've got complaints, not got actually the complaints, but people have told me that they do not get the notifications of my new uploads. So if you don't press the bell button, dudes, you are not getting any notifications, and hence you won't be able to watch my videos. So the next video will contain environmental impact assessment, control of hazardous waste in India, and the very important National Green Tribunal. So like to banta hai, and stay safe, stay healthy, and keep smiling, and tune in for more informational videos. Thank you and have a nice day ahead.